एक्चुअली वेट होल्ड ऑन, आई कनेक्ट माई ब्लूटूथ बट आई एम नॉट श्योर। अभी मेरा मोबाइल बंद हो गया है, 3 घंटे से मेरा लेक्चर चालू था तो बैटरी डाउन है उसकी। आई ट्राई वेट, ब्लूटूथ चेक करती हूँ मैं, कनेक्ट हो पाई तो आवाज आ जाएगा ठीक से। बट आई विल ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द माइक हियर। ओके, नहीं इसमें मेरा ब्लूटूथ ड्राइव डाला हुआ नहीं है, सो आई कांट कनेक्ट टू द ब्लूटूथ राइट नाउ। या ओके, सो गाइस, ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कैश डिस्काउंट जो होता है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको कैश में जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब मैं 450 में ले रही थी तो मैंने ये कहा कि मैं तुरंत कैश में पैसे देती हूँ तो मुझे और डिस्काउंट देते हो, तो सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दिया 50 रुपीज का, एंड दैट the goods become the actual cost of the goods for me became rupees 400. So कैश डिस्काउंट का रूल ये है कि ये सेपरेटली दिखाई देना चाहिए आपके जर्नल एंट्री में कि आपको कितना कैश डिस्काउंट मिला, या आप कितना दे रहे हो या आप कितना ले रहे हो। देयर इज कॉल्ड एज एन डिस्काउंट अलाउड। जब आप दूसरों को डिस्काउंट देते हो तो आपके लिए वो एक्सपेंडिचर है, राइट, खर्चा है आपके लिए, आप दूसरों को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एन डिस्काउंट अलाउड। एंड जब आप दूसरों से डिस्काउंट लेते हो तो आपका बेनिफिट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट इनकम है, तो वो क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट अलाउड जब आप दूसरों को देते हो दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर यू, सो वो डेबिट होता है। ओके, क्लियर? अब ये जो जर्नल एंट्री करनी है, ये स्लाइड पर बता रहे हो जर्नल एंट्री, आर यू एबल टू टेल मी द जर्नल एंट्री कि मैं वर्किंग बता लूं पहले? एक्सक्यूज मी मैम। मैम पर ओके, यस यस बोलो, कौन है? मैम देयर इज अ डाउट, मीन्स हमने उससे 10,000 का माल लिया हमने, तो उस पे उसने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज तो हो गया 9,000 का, मतलब उसको वापस देने हैं। तो फिर उसके बाद हमने उससे वापस 5% डिस्काउंट मांगा, तो फिर वो 9,000 पे होगा क्या 10,000 पे होगा? 5%। I will come to now. That I will come to. मैम आई विल टेल जर्नल एंट्री। Yes. Tell the journal मैम एक डाउट है मैम। कैलकुलेशन मैं वापस बताती हूँ। ओके, कैलकुलेशन में बताती हूँ। हाँ बोलो लाइबा, जर्नल एंट्री बोलो। मैम परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड एंड कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट। Now guys look at the working. Okay, अभी इसका वर्किंग देखो, ठीक है? यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है बट यू विल हेल्प मी आउट टू पुट द वैल्यूज नाउ। ठीक है मैम कैन आई टेल वैल्यूज? हाँ बोलो लाइबा। मैम परचेस अकाउंट 10,000। ओके, हाँ, डिस्काउंट अलाउड 450। 450। ओके, यस मैम। हाँ, एंड टू कैश 8,550। 10,450 ना? नो मैम, हाँ हाँ वेट मैम, ठीक है, ये एंट्री करेक्ट आई मेड नो मैम, वेट आई मेड मिस्टेक। ठीक है, चलो, आई नो, नाउ लेट मी करेक्ट। ओके मैम कैन आई? कौन है? प्रीति, हाँ बोलो प्रीति। मैम कैन आई? बोलो मैम द परचेस में 8,550। परचेस अकाउंट डेबिट, हम्म, purchase account debit to discount received account to cash account, and the purchase amount will be the purchase amount will be 9,000, the discount received amount will be 450, and the cash account amount will be 8,550. ओके, परचेस कितना बोला? 9,000. ओके, हाँ, दिस लुक्स टू बी करेक्ट। ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी इसको, देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, रिमेंबर आप परचेज कर रहे हो, आपके लिए परचेज का ग्रॉस प्राइस मतलब कोई भी डिस्काउंट करने से पहले की जो प्राइस होती है उसे ग्रॉस प्राइस कहते हैं। तो ये गुड्स जो थे इसकी वर्थ वैल्यू कितनी थी? एक्चुअली 10,000 के ये गुड्स थे, तो इसका ग्रॉस प्राइस 10,000 था। ओके, ये शाइन कर रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ। हाँ, सो ग्रॉस प्राइस था इसका 10,000 रुपीज। इसके ऊपर उस हम क्योंकि बल्क परचेज कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हमें उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 10% का। तो 10,000 के ऊपर 10%, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% हमें करना है। सो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज। ओके,
तो मेरा जो इसका नेट परचेज प्राइस है, इट इज कॉल्ड एज अ नेट परचेज प्राइस। ये जो नेट परचेज प्राइस है मतलब ये गुड्स मुझे इन शॉर्ट कितने में मिलने वाले हैं, 9000 में मिलने वाले, करेक्ट। बट अब मैं उसे कहती हूँ कि देख मैं तुझको तुरंत पैसे देती हूँ, हाथों हाथ कैश ले ले, तो तू मुझे और डिस्काउंट दे दे। नाउ दैट पर्सन इज रेडी टू गिव मी फर्दर 5% डिस्काउंट। अब मेरे लिए परचेज प्राइस कहीं पे 10,000 है ही नहीं, इसको भूल जाओ, ग्रॉस प्राइस को अभी भूल जाओ। आपके लिए परचेज प्राइस क्या हो सकता था, आपके लिए परचेज प्राइस हो सकता था 9,000, बट क्योंकि आप उसको और भी कैश पेमेंट तुरंत कैश देने के लिए रेडी हो, तो कैश डिस्काउंट आपको 10% मिलेगा ये वाले प्राइस पे। ये प्राइस हिस्ट्री है, ये प्राइस का कोई रिलेवेंस नहीं है। सो ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट गिव्स यू नेट प्राइस। नेट प्राइस के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट निकालना है, which is 10%, which is 5%, which is 5%. So 10% इसका होता है 900, 900 का हाफ कर दो, that is 450, will become a 5% कैश डिस्काउंट। तो आपको ये चीज इन शॉर्ट कितने में मिल रही है, आपको कितना कैश पे करना पड़ेगा अभी सामने वाले को, 8550, करेक्ट, 8550, राइट। तो जब हम ये 8550 हम कैश को क्रेडिट देंगे, बिकॉज इतनी हमारे पॉकेट से कैश जाएगी, तो सबसे पहले कैश रिकॉर्ड कर दो, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 8550 हमने क्रेडिट कर दिया। अब सोचो मुझे परचेज रिकॉर्ड करना है क्योंकि मेरे लिए परचेज है, तो परचेज अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं 10,000 रुपीज से, पर 10,000 तो कोई पिक्चर में है ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए इसकी प्राइस ही 9,000 बन गई है। तो इसीलिए कभी भी आप जब परचेज या सेल्स आप रिकॉर्ड करोगे, आपको नेट प्राइस मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आती है, ये प्राइस पे आपको आपका परचेज या सामने वाला सेल्स रिकॉर्ड करेगा। ये ऊपर वाले कैटलॉग प्राइस का कोई भी रिलेवेंस जर्नल एंट्री में नहीं आएगा। सो परचेज विल बी रिकॉर्डेड विद द नेट प्राइस ऑफ ₹9,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर आपके लिए डिस्काउंट रहने वाला है। नाउ व्हेन यू आर परचेसिंग, सामने वाला आपको बोल रहा है ना कि मत लाके कम दे दो पैसे, डिस्काउंट दे रहे हैं, सामने वाला दे रहा है, मतलब आपका बेनिफिट है। आपको जहाँ पे 9,000 देने थे, आपको सिर्फ 8,550 देने पड़े। सो देयर इज एन बेनिफिट ऑफ 450, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट मिला। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम which will be credited with 450 amount. This is the correct entry. Okay, clear with this? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में अलग से मैंने कहीं पे भी नहीं बताया कि मुझे 1000 का डिस्काउंट मिला। इसके बाद जो प्राइस आती है वो रिकॉर्ड करनी है एज अ परचेसेस या सेल्स। सेम एंट्री में आपको बताती हूँ सामने वाले के बुक्स में कैसी होगी, तो आपको सेल्स की भी एंट्री तुरंत समझ में आ जाएगी। ओके, सो मैंने परचेज रिकॉर्ड कर दिया 9,000 का, मुझे कैश देना पड़ा 8550 का, तो मेरा कैश डिस्काउंट जो अलग से रिकॉर्ड होता है बुक्स में बताना पड़ता है, दैट इज 450 आई रिकॉर्डेड एज माय इनकम बिकॉज आई हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट। और इसी एंट्री को सामने वाला कैसे पास करेगा, ठीक है। तो सामने वाले के लिए ये सेल्स है, सीधी बात है, सामने वाले के लिए ये सेल्स है, तो उसने सेल्स किया तो उसको कैश मिल गई। उसको कितना कैश मिला, कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 8550 से, मुझे कैश मिल जाएगी 8550। उसको सेल्स रिकॉर्ड करना है, मतलब उसे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट देना है, तो सेल्स को कितने से रिकॉर्ड करेगा, यही आप अगर परचेज 9,000 का बता रहे हो तो वो सामने वाला भी तो सेल्स 9,000 का ही बताएगा, राइट। सो ही विल बी शोइंग द सेल्स ऑफ ₹9,000। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, सामने वाला जो सेल कर रहा है उसे डिस्काउंट देना पड़ा, मतलब दिस इज डिस्काउंट अलाउड व्हिच इज एन एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट। ये इनकम है, दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड विद 450 rupees. Clear with this entry? एक तो भी ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का आएगा, ओके, मिनिमम 1 ट्रांजैक्शन। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। Okay, they will ask you minimum one transaction for the trade cash discount and the trade discount, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। So please remember this sequence, किसके ऊपर क्या निकालना है।
पहले इस तरीके से आप लिखोगे ना, ग्रॉस प्राइस कितना था, फिर ट्रेड डिस्काउंट आएगा, फिर उसके बाद जो प्राइस आएगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा। ये अगर आप ध्यान में रखोगे, और रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये ऊपर का सब भूल जाओ, ये कहीं भी अकाउंटिंग एंट्री में नहीं आता। I'm trying to connect myself. Okay. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what you have to remember guys here is gross price और trade discount कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आने वाला है, बट उसकी जो उसके बाद जो अमाउंट आने वाली है वो आपको रिकॉर्ड करने वाली, either as a purchase or either as a sales, ठीक है। तो नेट प्राइस के साथ ये परचेज रिकॉर्ड होगा या नेट प्राइस पे ये सेल्स रिकॉर्ड होगा, एंड देन थिंक, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, मतलब आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो ये डेबिट होना चाहिए। ये आप तो नहीं जम रहा है ना, ये सबसे एंड में डील करो। मैं कहूँगी सबसे पहले कैश के बारे में सोचो, या कैश के बारे में सोचिए अगर आप उधारी पे दे, हाँ वन मोर पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे आप कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते, ये ऐसा नहीं है। आप अगर आपको कुछ पेमेंट है, अगर आपको 5 दिनों बाद मिलने वाला है तो आप बोलोगे ठीक है चलो 50 रुपया कम कर दूंगा, ठीक है। आप कहोगे कि 5 दिन में दे रहे हो ना तो 50 रुपीज कम करूंगा। अगर वही तुम मुझे 10 दिनों बाद दोगे, यानी उधारी पे लेके जा रहे हो तो 10 डेज के बाद पेमेंट दे रहे हो, तो 50 की जगह पे सिर्फ 25 रुपए का कैश डिस्काउंट दूंगा। इट इज पॉसिबल। So it is not that cash discount is given only for a cash sales या cash purchases. So cash discount can be given for a credit transaction also. आपका सिर्फ क्रेडिट के पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिस्काउंट मिलेगा। So if this transaction would have been a credit transaction, मान लो मैंने ये परचेज किया होता एबीसी कंपनी से, तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे कैश आने के जगह पे यहाँ पे आया होता एबीसी कंपनी। मुझे एबीसी कंपनी को कितना देना है, 8550। एबीसी कंपनी इज माय क्रेडिटर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर? क्रेडिटर कौन होता है? हु इज क्रेडिटर? पढ़ा ना हमने? The person to whom the company owes money. A person to whom business owes money is called as a credit. Okay? And debtor कौन है? A person who owes money to the business. ऐसा व्यक्ति या जिसने बिजनेस को पैसे देने वो डेटर है। तो यहाँ पे एबीसी कंपनी मेरी कौन बन जाती, क्रेडिटर या डेटर? क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्योंकि मुझे एबीसी कंपनी को पैसे देने हैं। ओके, और यही अगर मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, अगर मैं सेल कर रही हूँ और मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मान लो परचेज करने वाली है केकेएन कंपनी, तो जो सेल कर रहा है वो ये कहेगा कि केकेएन कंपनी से मुझे पैसे लेने हैं,
एक्चुअली केके एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि उसे गुड्स मिले तो केके एंड कंपनी का अकाउंट आप डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से, और केके एंड कंपनी आपकी बन जाएगी डेटर, और केके एंड कंपनी का एबीसी एंड कंपनी बन जाएगी क्रेडिटर। तो ये जो एंट्री है ये एबीसी के बुक्स में है, और ये जो एंट्री है ये केके कंपनी के बुक्स में, बिकॉज केके कंपनी परचेज कर रही है और एबीसी कंपनी सेल्स कर रही है। Okay, clear with this? Are you clear with Yes, trade discount? Please practice. Yeah, ma'am. जर्नल एंट्रीज के हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं, इसको प्रैक्टिस करो। एक और दो ट्रांजैक्शन फॉर श्योर इसमें रहने वाले हैं जहां पे आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द अमाउंट, परसेंटेज। यहाँ पे गड़बड़ मत करना परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम पे। Okay, okay. One or two different odd transactions are there that I wanted to take it out. Okay, तो एक जो है वो है कि जब आप मशीनरी को परचेज करते हो या कोई भी एसेट को परचेज करते हो, ठीक है, तो एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? व्हाट इज द एसेट अकाउंट? रियल अकाउंट। Real account. तो अब सिर्फ मशीनरी जो है ना, मशीनरी की कॉस्ट थी 50,000, पर सिर्फ मशीनरी लाके नहीं होगा ना, मशीनरी को मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, उसको उसका पाइपिंग करना पड़ेगा, उसको ठीक तरीके से उसका फैब्रिकेशन काम करा के लेना पड़ेगा। ओके, सो मशीनरी की कॉस्ट 50,000 थी, बट उसको इंस्टॉल कराने का जो मेरा खर्चा आया, पीपल आर स्टिल कमिंग यार, लास्ट 10 मिनट्स ये डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या है? ओके, सो इसको जो मेरा इंस्टॉलेशन का खर्चा आया दैट केम्स ₹10,000। फिर मुझे इसको इंस्टॉलेशन के टाइम क्या पूरा खोलना आज प्लीज म्यूट 400 एंड हिमेश म्यूट योरसेल्फ। एक तो लेट कनेक्ट करते हो, बातें करते हो। ओके, सो कॉस्ट इज 50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, और इसका कुछ फैब्रिकेशन वर्क है, इलेक्शन है। I have to pay the wages to the workers for the installation purpose, which I paid ₹5,000. मशीनरी को लाने का फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, so transportation was another 5,000. Okay, so while passing the journal entry for this, please remember आपको इसको अलग अलग ऐसे पास नहीं करना है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट 5,000, इंस्टॉलेशन डेबिट 10,000, ऐसे अलग अलग अकाउंट में डेबिट देना नहीं है। क्यों? ये है तो सारे नॉमिनल अकाउंट, खर्चे ही है, बट ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है। रिमेंबर, नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज टॉक अबाउट एंड रिकरिंग इन नेचर एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाला खर्चा, ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस एक्सपेंसेस गेट एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करके ही डायरेक्टली लिखना है। तो मेरी मशीनरी की कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपीज नहीं है, इसमें मुझे ऐड करने हैं बाकी के ये 20,000 रुपए। सो मेरा मशीनरी का कॉस्ट बन जाएगा 70,000, एंड इफ आई हैव पेड थ्रू द बैंक चेक और समथिंग, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 70,000. This is the journal entry for the purchase of any asset, और उसके रिलेशन में कोई भी खर्चा आपको आता है, सिर्फ एसी लाके नहीं जमेगा, एसी का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो एसी का इंस्टॉलेशन का खर्चा will be added into the cost of the AC. So that is the journal entry. Remember, as per the accounting standard number 10, accounting for fixed assets, ये कहता है कि एसेट को लाने का कोई भी खर्चा है till it is put to use, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ेगा, add it into the cost of that asset, उसी एसेट पे अंदर ऐड करो। भले नीचे नरेशन में आप लिख दो कि मशीनरी का कॉस्ट 50,000, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन 10,000, वेजेस पेड, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, क्लियर? दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। या Yes, ma'am. Okay, then there is investment in shares or investment in any securities etc. तो जब आप कोई भी शेयर्स और कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। तो मान लो कि मैंने 10,000 के शेयर्स परचेज किए, 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो कितना कॉस्ट बन गया इसका? शेयर्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000,
व्हाट इज अकाउंट दैट आई एम गोइंग टू यूज? इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें यूज करना है, तो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सेट्रा. So investment in shares account or investment in shares of Tata Motors account. Okay. So investment in shares account जो है वो डेबिट हो जाएगा. क्यों? ये what type of account is this? Investment account कौन सा type of account है? Real account. Real account. Real account. Debit what comes in का rule से applicable है. So मैंने investment purchase करी 10,000. But ऐसे ही नहीं आप shares खरीद सकते हो. आपको इसके ऊपर brokerage देना पड़ता है. Correct? So that brokerage cost can be 1% of your sales price. तो जो भी आपकी जो परचेज की कॉस्ट होती है या सेल्स की प्राइस होती है ना, उसका 1% ब्रोकरेज होगा, 1%, 0.5% एक्सेट्रा. सो ये जो 1% या 0.5% है, ये किसके ऊपर निकालना है आपको? 10,000 के ऊपर निकालना. अब जब आप ये ब्रोकरेज पे करोगे है तो खर्चा, तो should you put it like in brokerage account debit rupees 100? क्या आपको ऐसे लिखना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक. तो आपको इसकी एंट्री ऐसे करनी है क्या? Will you do this entry like this? बोलो. No. No, ma'am. No, What ma'am. is wrong in this entry? क्या गलत है इस एंट्री में? हम ब्रोकरेज अकाउंट को सेपरेटेड नहीं लिखेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे. Correct. So brokerage should not be shown separately because it is part and parcel of this investment. आप एक्चुअल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है ना, वो सिर्फ 10,000 नहीं है. आपको ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 रुपए ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा. इसलिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट इटसेल्फ बिकम 10,100. Don't show this separately because of the accounting standard number 13. Investment accounting. कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए आपको कोई भी खर्चा आता है, तो add it into the cost of the investment. इसीलिए ब्रोकरेज अलग से नहीं लिखोगे, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दोगे. ओके. नाउ व्हेनेवर यू मेक अ पेमेंट बाय चेक या एनईएफटी या आरटीजीएस या आप गूगल पे या आप डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को यूज करके जब भी पेमेंट करते हो, तो आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट देना है. क्यों? बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. पेमेंट आपके बैंक से जाने वाला है. सो बैंक विल बिकम द गिवर ऑफ द मनी. आपके ड्रॉवर से कैश नहीं जा रही है, बिजनेस के ड्रॉवर से नहीं जा रही है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे जाने वाले, तो बिजनेस की बैंक बिकम द गिवर एंड दैट्स व्हाट अ बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. व्हेनेवर यू मेक अ पेमेंट बाय किससे? चेक करो, एनईएफटी करो, डेबिट कार्ड करो, क्रेडिट कार्ड करो, कोई भी मोड से जहां पे ऑनलाइन बैंकिंग है, वहां पे आपको बैंक अकाउंट को क्रेडिट देना. यस, क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now, there will be few questions. So apart from journal entries, now you please start revising the journal entries. ठीक है, क्योंकि सारी entries cover नहीं हो सकती है. So whatever test, mock test मैं आपको देने वाली हूँ, उसमें बहुत सारे questions इसके basis पे covered है कि personal account, real account, debit what, credit what. Okay. Now if you talk me second step of this was what? Second stage क्या था journal के बाद का हमारा? Ledger posting. Ledger. करेक्ट. तो लेजर पोस्टिंग जो है वो मैं आपको एक वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई भी एक लेजर. बट लेजर पोस्टिंग के ऊपर वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. सो 1 or 2 questions will be there related to the cash book. कैश बुक के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप कैश बुक के डेबिट साइड में डालोगे कि कैश बुक कैश बुक विल गेट डेबिटेड ऑन द पेमेंट ऑफ ऑन द डिपॉजिट ऑफ द मनी इनटू द बैंक. ये ऐसा करने पे कैश बुक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ऐसा दे माइट बी आस्किंग यू. सो लेजर पोस्टिंग पे डायरेक्टली क्वेश्चन आई डोंट थिंक दैट विल बी, बिकॉज इट्स नॉट एन सेपरेट क्वेश्चन एज सच. ओके. सो रेगुलर और आईबी दोनों के लिए, रेगुलर को तो भी थोड़ा बहुत चांसेस है कि लेजर के क्वेश्चंस पूछे जाने के, बट आईबी को बहुत कम चांस है कि लेजर एज सच का सेपरेट क्वेश्चन आएगा. ओके. एंड लेजर के बाद द सेकंड स्टेप इज ट्रायल बैलेंस. अगेंस्ट ट्रायल बैलेंस के the question can be thumb rules को apply करके कि expenses will always have a debit balance trial balance के. Capital will always have which balance? Capital का हमेशा कौन सा balance होता है? Credit balance. Guys will continue tomorrow. Hello, ma'am. Shall we leave?
हिंदी ट्रांसलेट ओके सो मेरा मेरा मोबाइल वापस डिस्कनेक्ट हो गया है. या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज यस क्या कह रही थी मैं? Which account we were talking about? Trial balance. हाँ yes, thumb rules of trial balances. ठीक है, so trial balance की thumb rules क्या है? अगर expenditure है तो trial balance में उसको हमेशा debit balance रहेगा. For example, rent, salary, all of them trial balance की जो 2 columns होते हैं उसमें उसको हमेशा debit balance रहेगा. ठीक है, and if it is a income, अगर income है तो कौन सा balance रहेगा? Income will always have a Credit. Credit balance. Capital will always have a credit balance. Credit What do you mean balance. by drawings? एक drawing entry करते चलो. So proprietor withdraw the cash from the business rupees 5,000 for personal use. क्या journal entry है? Proprietor withdrawn the cash from the business for the personal use rupees 5,000. Entry क्या आएगा? Drawings account debit to cash. Drawings account debit to cash. Okay, so drawings is a personal account. Debit the receiver के rule के हिसाब से drawings account will be having a debit balance. Yeah, so drawings will always have a debit, capital will always have a credit, expenses will always have a debit balance, and income will always have a credit balance. Okay, all the liabilities, for example, creditors. क्रेडिटर्स मतलब मुझे लोगों को पे करना है, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम्स है, डेबिट एंड क्रेडिट. तो क्रेडिटर्स को हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस. या डेटर्स को हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेटर्स विल बी हैविंग कौन सा बैलेंस? Debit balance. Debit. डेटर्स मतलब Debit balance. देने हैं तो डेबिट बैलेंस. ओके, फर्नीचर, ऑल द एसेट्स, सारे एसेट्स ले लो, उनको हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस. Debit balance. Debit balance. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न क्या है? Return inward. सेल्स रिटर्न मतलब ही रिटर्न इनवर्ड, यानी आपने सेल किया और वो गुड्स वापस आ गए. ओके, सो से ₹200 गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम मिस्टर अमित व्हिच ही बॉट फॉर द इन कैश. मिस्टर अमित ने हमें 200 के गुड्स रिटर्न लाके दे दिए जो उसने ओरिजिनली कैश में परचेस किए थे हमसे. बोलो क्या एंट्री पास करोगे? मिस्टर अमित, Return inward account debit to cash account. Cash account. कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट देना है. देखो रिटर्न इनवर्ड क्यों? क्योंकि जब हमने अमित को सेल किया था, तो जब हम सेल किया था एंट्री क्या की होगी हमने? अमित हमें कैश दे के गया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री हमने पास किया होगा. मान लो वो 5,000 की गुड्स लेके गया था, उसमें के 200 के गुड्स खराब है, डिफेक्टिव है, तो वो लाके देगा. अब वो जब लाके देगा तो हमें उसको वापस कैश देना पड़ेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल कैश पे लेके गया था. तो यहाँ पे एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. Sales return will always have a debit balance. It is also called as return inward. So sales return account debit, तो हमें उसको कैश देनी पड़ेगी. अगर मान लो अमित ये क्रेडिट पे लेके गया होता तो यहाँ पे कैश नहीं आती थी, यहाँ पे अमित का अकाउंट आता था. अगर अमित क्रेडिट पे लेके गया होता तो अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसा एंट्री होता, राइट? एंड अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब अमित लाके देगा तो हम अमित को कहेंगे कि पहले के तो पैसे लाके दो, तो हम अमित को उस केस में कैश नहीं देते थे, हम अमित को क्रेडिट देते थे. 200 रुपए का क्रेडिट हम अमित को देते थे. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट ही होने वाला है. क्रेडिट क्या होने वाला है? डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कैश में था कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे था. आर यू क्लियर विद दिस? ये ध्यान में है ना आपके? हाँ. हम सपोज उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया दैट प्रीवियस जो भी एंट्रीज हुई है वो कैश कैश बेसिस पर है या फिर क्रेडिट बेसिस तो पे. अगर वहां पे ना नेम ऑफ द पर्सन दिया होगा ना उस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, कि मिस्टर शाह रिटर्न द गुड्स वर्थ ₹500, ट्रीट इट एज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मैम वन डाउट इज देयर. हाँ, Ma'am, there is one question that trial balance is a statement as well as account. So it is true or false? sorry, trial balance is a Statement as well as account. no, it's false. Trial balance is not an account, na? Trial balance is just a statement which shows the accounts and the balances. Okay, ma'am. It's false.
ये सारे क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है, जो भी एमसीक्यू का मैं आपको अब देने वाली हूँ ना करने के लिए, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड, आपको वो क्लैरिफाई, तो मैं पहले आपको टेस्ट दूंगी एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस वन बाय वन द डाउट्स, ओके। तो आपके जो भी जिसमें दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने के टाइम पे, यू कैन, हाउ डू वी डू इट एक्चुअली, मेरा एक ऐप पे, आप ऐप पे, बट लेट्स सी, चलो ठीक है, ऐप पे ना आपको स्कोर तुरंत दिख जाता है, आपको बार बार उसको स्क्रीन सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो मेरा प्राइवेट ऐप है, सो लेट्स सी, देखती हूँ मैं क्या कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको जहाँ पे दिक्कत आती है आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ओके, एंड देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट डे। ओके, सो द पॉइंट इज ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स रिटर्न विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आपको ट्रायल बैलेंस के थंब रूल ध्यान में रखने, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट दे में आस्क लाइक, नहीं देंगे वो लोग, दे नहीं सकते आपको कि ये बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, टैली नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा नहीं कर सकते वो लोग। सो देयर कैन बी सम क्वेश्चंस लाइक यू नो कैश ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, लाइक कैश, कैन कैश हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कैन कैश Never. क्रेडिट बैलेंस, No, ma'am. No. so that's a false statement, right? That's a false statement. Like cash cannot have ever a credit balance. तो ये आपको thumb rules इसलिए ध्यान में रखने, okay? So I will now go from the trial balance directly. I will go to the final accounts because final accounts हमारा revise भी करना है हमें. Then I will take few transactions for the cash book and then I will go to the BRS जो topic हमारा रह गया था, bank reconciliation statement. So आपको वो fresh ध्यान में रहेगा and maybe if needed Sunday को मैं extra लेके I will take extra sums of the BRS problem. Okay? क्योंकि BRS पे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो आएंगे और उसमें आपको एड लिस्ट करना आना जरूरी है, ठीक है? Yes. So when shall I give you the MCQ test? मैं कब दूं आप लोगों को? वेडनेसडे को दे दूं मैं MCQ वाला टेस्ट? Will you start preparing? Yes, ma'am. मैं चाहती हूँ कि आप पहले प्रिपेयर करो एंड देन बाद में दो, प्लीज। विदाउट प्रिपेयरिंग डोंट गिव द MCQ टेस्ट। उसमें सिर्फ BRS वाले प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएगा। मे बी अगर आपको 12th की बेसिस पे कुछ याद है तो हो जाएगा, अदरवाइज यू जस्ट कीप राइट नाउ, आप उसको कितनी भी बार दे सकते हो बाद में भी, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, देन गिविंग एन MCQ टेस्ट विल बी एन फ्रूटफुल, ओके? मैम BRS पहले लेना, BRS ना एक्चुअली मैं BRS ले ही आना और आप लोग डिस्टर्ब हो गए ना तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाट आई एम नॉट टेकिंग इट, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस के लिए टाइम लगेगा फिर, यस प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए नहीं BRS। हो जाएगा, दैट मैंने बोला ना कि वो मैं आपको संडे को करा के, बीच में आपके अकाउंट्स के पेपर के बीच में भी गैप है 2 दिन का आई गेस, तो तभी भी जरूरत पड़ी तो आई विल अगेन टेक इट, ठीक है? आपको अगर सिर्फ BRS का प्रैक्टिस लगेगा ना तो तभी भी दे सकते हो, अगर मैं वो पहले लूंगी ना और उसमें टाइम गया ना तो हम लोग जो हुआ है ना उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, दैट इज द वे। Okay, so let's in flow first revise final accounts and then we'll go to the cash book and BRS. Ma'am, have you shared the test link? Sorry? Ma'am, you have told that you will share some questions. हाँ वही MCQ ना, वही मैं क्वेश्चन शेयर करूंगी, वो पूरा क्वेश्चन बैंक है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस है, बट फॉर दैट आई वांट यू गाइस टू प्रिपेयर फर्स्ट, ऐसे ही मत दो उसको अधो। नो मैम, मतलब हमारे लिए कुछ तो मतलब परमानेंट रहना चाहिए ना, मतलब क्योंकि टेस्ट होने के बाद फिर हमें वो क्वेश्चन वापस मिलेंगे नहीं, तो फिर आपने हमें मतलब वो PDF टेस्ट ओपन ही रहने वाला है, दैट टेस्ट विल बी ओपन वेरेवर यू वांट टू गो एंड अटैच। तो आपको PDF में चाहिए क्या? ठीक है, मैं PDF में करा के देती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, PDF में करा के देती हूँ। हम एक्चुअली वो सबमिट करने के बाद जब हम वापस जाते हैं लिंक पर, देन वो दिखाता है दैट ऑलरेडी हैव सबमिटेड। That's what I said कि मेरा जो ऐप है ना एक्चुअली, वो ऐप में आपको स्कोर भी बताता है, कौन से गलत हो गए वो आप बार बार जाके देख सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वो मेरे ऐप पे डाल सकती हूँ क्या, देन आई कैन गिव यू एन एक्सेस ऑन दैट ऐप। मेरा ऐप है जिसमें ये टेस्ट थोड़ा सा इजी बन जाता है, लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट ना, तो आपको ये बार बार करने की